एक बार जल्दी क्लियर करो, देखो आवाज़ आ रही है कि नहीं। ओके लोग कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो तो फिर इसको हम स्टार्ट करें। ओके लोग कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो तो फिर इसको हम स्टार्ट करें। क्या बढ़ रहा है सूर्यांश, क्या बढ़ रहा है सौर्य, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर बोलते जाएंगे। एक चीज़, एक काम और करना, नोटबुक लेकर बैठना, ठीक है। नोटबुक और पेन लेकर बैठना। हम यहाँ पर बोलते जाएंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, आप लोग लिखते रहना वहाँ पे। नोटबुक और पेन लेकर बैठना। हम यहाँ पर बोलते जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, आप लोग लिखते रहना वहाँ पे। एक बार क्लियर करो, थंबनेल करो, एक बार ओके करो तो फिर स्टार्ट करें। एक बार क्लियर करो, थंबनेल करो, एक बार ओके करो तो फिर स्टार्ट करें। सूर्यांश ओके करो, देखो कौन कौन है, सौर्य आया कि नहीं। सूर्यांश ओके करो, देखो कौन कौन है, सौर्य आया कि नहीं। क्या बढ़ रहा है सूर्यांश, क्या बढ़ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं, नहीं मेरी। पहले क्लियर करो कि आवाज आ रही है कि नहीं। सूर्यांश क्या बढ़ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं, नहीं मेरी। पहले क्लियर करो कि आवाज आ रही है कि नहीं। अभी 3 लोग लाइव हैं, 3 लोग जुड़े हुए हैं, 3 लोग जुड़े हुए हो। अभी 3 लोग लाइव, जल्दी से कमेंट करके बताओ 3 लोग जुड़े हुए हो कि आवाज आ रही है कि नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आवाज आ रही है कि नहीं। हम शुरू करें फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमारा चैप्टर 5 है ये साइंस का, तो ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं। नोटबुक लेकर बैठे, नोटबुक 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 और पेन, नोटबुक और पेन दोनों लेकर बैठो साथ में। नोटबुक लेकर बैठे, नोटबुक नोटबुक लेकर बैठे, नोटबुक लेकर बैठे। नोटबुक लेकर बैठो, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो लेसन 5 है ये साइंस का चैप्टर, बायो का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और एक काम और, आप नोटबुक लेकर बैठिएगा, ठीक है। नोटबुक लेकर बैठिएगा जिससे कि हम जो बोलते जाएं उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। अगर नोटबुक लेकर नहीं बैठेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेसन 5 है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, ये लेसन 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर समझते रहना कि पहले बात तो स्टार्ट करते हैं कि जीवन क्या होता है। हम जीव कैसे कैसे समझ पाते हैं कि किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में जीव है या फिर नहीं है, वो जिंदा कैसे है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कोई भी जीव जीवित कैसे होता है, ठीक है। तो उनके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, सभी जीवों के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो पॉइंट वाइज करके लिखना, पॉइंट वाइज करके लिखना, जिससे कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता रहे।
सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी जीव जीवित है या नहीं ये कैसे हमें पता चलता है। तो सबसे पहले वो जो जीव होता है उसमें, उस जीव में कोई ना कोई क्रिया हमेशा होती रहेगी। अब बोलोगे सर जी कौन सी क्रिया होती रहेगी, तो क्रियाएं होती हैं जैसे श्वसन, प्रत्येक जीव में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। श्वसन, प्रत्येक जीव में श्वसन होता है, क्योंकि जीवों के एक सामान्य लक्षण, प्रमुख लक्षण है श्वसन। दूसरा है, अगर श्वसन होगा तो उनमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। ये हम सजीवों के लक्षण बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ये पोषण किसके हैं, सजीवों के लक्षण है कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी जीव निर्जीव है या फिर सजीव है। सबसे पहले उन जीवों में श्वसन होगा, पोषण होगा। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट है उन जीवों में वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि होगी। उन जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषण होगा प्लस, यहाँ पर लिखना पोषण प्लस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा। उन जीवों में वृद्धि होगी। और अगला लक्षण है श्वसन होगा। और साथ ही साथ चौथा पॉइंट याद रखना कि सभी जीवों में जिनमें प्राण है उन जीवों में एक और चीज होता है जिसको कहते हैं हम उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन तो सबसे लास्ट में आता है, उत्सर्जन के पहले आ जाता है परिसंचरण। परिसंचरण, एक एक तो पॉइंट लिखते चलना। परिसंचरण, सबसे पहले श्वसन हुआ, पोषण की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि भी होती है सभी जीवों को, सभी जीवों में परिसंचरण की आवश्यकता होती है, मतलब सभी जीवों में परिवहन, मतलब भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिसंचरण का काम होता है। फिफ्थ पॉइंट होता है, फिफ्थ पॉइंट याद रखना आप लोग कि उन जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन, समझ में आ रहा है? डन करो, एक बार डन कर दो। ठीक है, श्वसन किए, पोषण किए और ऊर्जा प्राप्त हुई, वृद्धि हुई, परिसंचरण हुआ, उत्सर्जन हुआ। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये लगे हम अपने जानकारी में कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। बायो का एक बी भी नहीं आता है, जैसे बायोलॉजी आता है ना, जीव विज्ञान, उसका आपको बी भी नहीं आता। तब हम उस बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आता रहे। यहाँ पर देखना, हम आपको पढ़ा रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें आपने देखा कि प्रत्येक जीव, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, उनमें श्वसन की आवश्यकता होती है। अर्थात श्वसन एक उनकी एक ऐसी क्रिया होती है जिसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। श्वसन होगा तो उनमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, जब श्वसन होगा, ऊर्जा की प्राप्ति होगी तो उनमें वृद्धि भी होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है परिसंचरण होगा। परिसंचरण बोलोगे सर जी परिसंचरण क्या होता है, तो बच्चों याद रखना कि परिसंचरण हमारे शरीर में होने वाली एक ऐसी क्रिया है, जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख में, ऊर्जा हमारे पहुंचती है पैरों में। जैसे कोई धावक दौड़ रहा होता है, लगातार कंटिन्यू दौड़ रहा होता है, तो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक कहां पर होती है, पैरों में। हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख में, वहां तक ऊर्जा, पैरों तक हमारी ऊर्जा कौन ले जाता है, तो परिसंचरण के माध्यम से ऊर्जा वहां तक जाती है। ठीक है, लास्ट में आ जाता है उत्सर्जन। अब हम इन सब के द्वारा, जैसे हम परिसंचरण किए तो लास्ट में आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन याद रखना बच्चों कि ये पूरी क्रिया, शरीर की हमारे सभी क्रिया समाप्त होने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अंत में बच जाता है, तो ये उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो ओके करो एक बार, क्लियर है तो एक बार ओके कर दो जल्दी से। क्लियर है तो एक बार ओके कर दो, समझ में आया? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए हमारा तो ये चैप्टर ही है जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ पर याद रखना, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा अब आगे हम चलते हैं। ये तो हमारा समझ में आ गया कि कोई भी जीव सजीव है या निर्जीव कैसे हमें पता चलता है। तो उनमें श्वसन होगा, पोषण होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वृद्धि होगी, परिसंचरण होगा और उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि कोई भी जीव का निर्माण, कोई भी जीव निर्मित कैसे होता है, बना कैसे होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। ठीक है, हम आगे चलते हैं।
ध्यान से देखना, कोई भी जीव निर्माण कैसे होता है, जैसे हम बात करते हैं कि चाहे प्लांट का ले लें चाहे एनिमल का ले लें, उनका किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी पदार्थ से उनके शरीर का निर्माण हुआ रहता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि मानव की पहले बात करते हैं, फिर प्लांट की बात करेंगे। हमारा शरीर कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बना होता है, और वो पदार्थ हम एक यूनिट मतलब एक कोशिका को कहते हैं। जो एक कोशिका होती है उससे हमारा शरीर निर्माण हुआ रहता है। अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में सर कोशिका पाई कहाँ पर जाती है, तो बच्चों याद रखना, हमारे शरीर का कोई सा भी अंग ले लें, चाहे नाखून ले लो, बाल ले लो, आंख ले लो, मुंह ले लो, नाक ले लो, पैर ले लो, कहीं से भी थोड़ा सा एक मांस का थोड़ा सा टुकड़ा निकालेंगे तो उसमें कम से कम हजारों कोशिकाएं होती हैं। कितनी बताएं? एक मांस के छोटे से टुकड़े में हजारों कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं में जो है प्रत्येक कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कार्य सभी कोशिकाएं करती हैं। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है तो शरीर में पाई जाने वाली कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, क्योंकि ये जो जूनियर हाई स्कूल होता है, एक सीनियर हाई स्कूल होता है। याद रखना, एक सीनियर हाई स्कूल होता है, एक जूनियर हाई स्कूल होता है। अगर आप जूनियर हाई स्कूल को अच्छे से पढ़ लेते हो तब सीनियर हाई स्कूल को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जूनियर हाई स्कूल में आपके 3 चैप्टर हैं, जबकि सीनियर वाले में टोटल 5 चैप्टर हैं। अब जो आप बायो की स्टार्ट किए हो, तो सबसे पहले हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो कोशिकाओं से हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक कोशिका, सिंपल सी कोशिका है, और ये एक प्लांट कोशिका है। ठीक है, प्लांट सेल है, मतलब पादप कोशिका है। स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हम परिचय में थे कि हमारा शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। जंतु के पादप जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके शरीर का निर्माण अर्थात पादपों का निर्माण किससे हुआ है? उनके भी कोशिका से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई कौन है? मौलिक मतलब जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, तो वो है कोशिका। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लेना कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। बिना कोशिका के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अगर हम बात करेंगे कि कोशिका जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं कोशिका के आधार पर, तो आगे देखते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाला हमारा है, तो सबसे पहले है कोशिका। ठीक है, अब कोशिका, अगर कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना, कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर जैसे लिखा है कि कोशिका ऊपर लिखा है जीव, और ब्रैकेट में लिखा है कोशिकाओं के ही बने होते हैं। सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका के ही बने होते हैं। अब यहाँ पर जो कोशिका होती है, इस आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है एक कोशिकीय जीव, दूसरे हैं बहुकोशिकीय जीव। कौन कौन सा बताएं? एक जीव ऐसा है कि जो कि एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है। एक जीव ऐसा है जो कि बहुकोशिकीय है, मतलब मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में हम याद रखना बच्चों, अमीबा, पैरामीशियम। 2 जीवों का नाम बताएं हम, अमीबा और पैरामीशियम। और एक जीव का नाम याद रखना आप लोग, जिसको कहते हैं यूग्लिना। क्या बोले हम? यूग्लिना। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब एक कोशिकीय जीव हैं, अर्थात इनके एक ही कोशिका में सारे जो जैविक क्रियाएं होती हैं सारी एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बात करेंगे कि श्वसन करते हैं, हाँ सर श्वसन तो करते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय जीव, इनको जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। पोषण करेंगे, हाँ तो पोषण भी करेंगे। जनन करेंगे, जनन भी करेंगे। वृद्धि करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो एक सामान्य जीव का जो लक्षण होता है, सभी एक कोशिकीय जीव वो सारा कार्य करते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय की बात करेंगे, ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उन जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो याद रखना, मनुष्य, गाय, कुत्ता, कीट, जितने भी जीवों को आप ऐसे खुली आंखों से देख पाते हैं, उन सभी जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है,
आगे देखिएगा। सौर्य तो अभी नहीं दिख रहा है, सौर्य का कमेंट भी नहीं आया। ये क्रिकेट कौन है? क्रिकेट कैटर्स, क्रिकेट कैटर्स के नाम से पता नहीं कौन है। हाँ भैया, हम डेली तो नहीं आते, बस आ गए आज, आज से संभवतः डेली ही आए हम, हो सकता है डेली ही आए। ठीक है, आप लोग लाइव ऑनलाइन रहिएगा, और हम इतने टाइम पर 8 बजे हम डेली आ सकते हैं। आज के संभवतः 7 बजे, कल से 7 बजे ही आएंगे, 7 बजे। ठीक है, अच्छा सौर्य, हाँ सौर्य भी तो है। ठीक है ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान देना कि कोशिका को हम 2 भागों में बांटे हैं। पहले याद रखना कि कोशिका को 2 भागों में डिवाइड किया गया, किस आधार पर? तो कोशिका मतलब एक कोशिका और बहुकोश की कोशिका के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर? जीवों को, समस्त जीवों को हम 2 भागों में बांटे हैं, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका में सारा जीवन यापन संपन्न होता है, उन्हें हम एक कोश की जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो जिनमें जीवन बहुत सारी कोशिकाओं में संपन्न होता है, उनको हम बहुकोश की जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर एक कोश की जीव का हम दे दिए हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। बहुकोश की जीव, बहुकोश की जीव, बहुकोश की जीव में जैसे जितने जीवों को आप नग्न आंखों से देख पाते हैं, उन जीवों को हम बहुकोश की जीव कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुत्ता, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, कीट, जितने भी जीवों को, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जितने भी जीवों को आप नग्न आंखों से देख पाते हैं, सबके सब कैसे जीव हैं? बहुकोश की जीव हैं। ठीक है, हाँ तो चलो ध्यान दो अब आगे। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि एक कोश की जीव मतलब कि सभी जीवों को हम दो भागों में बांटे, किस आधार पर? कोशिका के आधार पर, क्योंकि कुछ जीव एक कोश की हैं, कुछ जीव बहुकोश की हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखना। ठीक है, यहाँ पर अब देखना, अभी तक ये आपका सिर्फ वही ट्रायल चल रहा है। ठीक है, अभी हम बेसिक ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पूरे क्लास का जो पूरा लेसन है, पूरा चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर का जो हम स्टार्टिंग है, अगर ये ग्राफ और ये अगला वाला ग्राफ, इसको अगर आपने नोट कर लिया तो ये समझ लो कि आधा चैप्टर यहीं पर खत्म है, आधा चैप्टर की बात करते हैं यहीं पर खत्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखना। सभी जीव किसके बने होते हैं बच्चों? कोशिकाओं के। जितने भी जीव हैं सब के सब कोशिकाओं के ही बने होते हैं। हम कोशिका को डिवाइड करते हैं, कोशिका के कितने भाग होते हैं? सबसे पहले कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर जो कोशिक लिखा है, याद रखना इसको, कोशिका भित्ति। दूसरा है कोशिका झिल्ली पाई जाती है सभी जीवों में। केंद्रक काय पाया जाता है। केंद्रक काय बोलोगे सर जी क्या है? तो केंद्रक काय याद रखना बच्चों, केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जो कि डीएनए, केंद्रक द्रव्य या क्या बोलते हैं केंद्रिका, वो सब के सब पदार्थ कहलाते हैं केंद्रक काय। ठीक है, उसके बाद आ जाता है केंद्रक, अर्थात झिल्ली युक्त अगर कोई अंग पाया जाता है तो वो केंद्र कहलाएगा अंदर। और कोशिका द्रव्य, ये 4 भाग होते हैं मुख्यतः केंद्र एक कोशिका के, जिसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। याद रखना, कोशिका भित्ति जो होती है ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाएगी? पेड़ पौधों में। कोशिका झिल्ली पेड़ पौधे और जंतुओं में, दोनों में पाई जाएगी। कोशिका द्रव्य जो केंद्रक काय होता है, केंद्रक काय अर्थात ऐसे जीव जिनमें केंद्रक कोशिका काय नहीं, यहाँ पे जो केंद्रक काय है सौर्य, केंद्रक काय। ठीक है, हम कोशिका के कुछ भाग बता रहे हैं, ध्यान देना, कोशिका के कुछ भाग बता रहे हैं। पहला कोशिका का भाग है
कोशिका भित्ति, कोशिका का पहला भाग है कोशिका भित्ति, ठीक है, जो कि सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है। सभी पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि बनी होती है सेलुलोज की। याद रखना, यहाँ पर लिख लेना कोशिका भित्ति सेल वाल, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वाल। उसमें डैश करके नीचे लिख लेना सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है, और ब्रैकेट में लिख लेना सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है ये सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पाया जाता है सभी उच्च पादपों में और जंतुओं में। किसमें पाया जाता है? पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। क्या? आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो ओके करिए। और ये कोशिका झिल्ली जो होते बनी होती है, याद रखना, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। नेक्स्ट है केंद्रक काय। केंद्रक काय, इसको हम याद रखना। एक चीज और, जो कोशिकाएं होती हैं, अभी आपको पढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक काय पाया जाता है, अर्थात केंद्रक के कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, मटेरियल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के मटेरियल नहीं, केंद्रक झिल्ली सहित, केंद्रक युक्त सहित पाया जाता है, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण में बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्योंकि उसके जो केंद्रक मटेरियल है, केंद्रक पदार्थ हैं, वो पूरी कोशिका में फैले रहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक ये यूकैरियोटिक कोशिका होता है, मतलब जो भी केंद्रक पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन केंद्रक मटेरियल पाए जाएंगे, याद रखना क्या चीज? केंद्रक मटेरियल पाए जाएंगे, जो भी पदार्थ रहते हैं, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब के सब पाए जाते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली युक्त एक केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसी भी कोशिका का एक जीवित पदार्थ होता है, किसी भी कोशिका का जीवित पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये अब कोशिका द्रव्य में सभी अंगक, जितने भी कोशिकांग हैं, सभी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ तक तो आपको लोगों को समझ में आया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। इस कोशिका के कुछ भाग हैं, जैसे कोशिका भित्ति, पहला कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति सभी जीवों में, मतलब कि सभी पेड़ पौधों में पाई जाएगी। दूसरा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सिर्फ पाई जाएगी किसमें? पौधों में और जंतुओं में पाई जाएगी। केंद्रक काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक बोलोगे सर जी क्या है? तो एक ऐसी कोशिका, एक ऐसी प्राथमिक कोशिका हम कहते हैं, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तब सबसे पहले आए थे, कोई कोशिका अगर जन्म ली थी तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उस समय वो उतना एडवांस नहीं थी, जो कि आधुनिक वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं वो उतना एडवांस है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी वो एडवांस नहीं थी, और उसमें केंद्रक के मटेरियल पाए जाते हैं। जितने भी केंद्रक के मटेरियल हैं वो सब के सब पाए जाते हैं। जैसे अब मटेरियल में क्या क्या, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए और आरएनए हो गया, ठीक है, डीएनए और आरएनए हो गया, ये सब के सब पाए जाते हैं आपके केंद्रक काय में। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, इसमें यहाँ पे लिखा है इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, अर्थात जितने भी अंग पाए जाएंगे वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। आगे केंद्रक। केंद्रक पूरी कोशिका का एक प्रमुख भाग होता है। अगर कहते कोशिका का कोई माइंड है, कोशिका का दिमाग है, तो वो केंद्रक होता है, ठीक है। और ये केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बोलोगे सर जी यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका जितनी भी होती है, ये सब के सब जितने भी जीवों को आप देख पाते हो, नग्न आंखों से देख पाते हो, सब के सब जीव कैसे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। और याद रखना, जो केंद्रक होता है ये झिल्ली युक्त होता है, सभी केंद्रक झिल्ली युक्त होते हैं। आगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य याद रखना, इसमें कोशिका द्रव्य हमारे कोशिका का कोई भी जीवित अगर पदार्थ है तो वो है कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य में सभी अंग पाए जाते हैं। बोलोगे सर जी कौन कौन से अंग? जैसे अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला अंग अंतः द्रव्य जालिका। कौन सा है? अंतः द्रव्य जालिका। अभी पूरे चैप्टर का सिर्फ डेमो है, मतलब कि परिचय है, अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। मुख्य हम जो आपका एक
मास्टर मतलब कि आपके माइंड में एक ग्राफ बना रहे, जिससे कि आपको पूरा पूरा चैप्टर का एक एक हेडिंग याद रहे। अगर हेडिंग याद रहेगा तब आप आराम से कोई से भी जो इसका विधिवत एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, उसको आप कर सकते हो। बट अगर आपको हेडिंग ही नहीं याद रहेगी तो फिर आप उसको नहीं कर सकते हो। तो पहला कोशिकांग जो होता है, जो कि केंद्रक से जुड़ा होता है, उस कोशिकांग को कहते हैं हम अंतःद्रव्य जालिका, और इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहला है एक खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। कहोगे सर जी खुरदरी और चिकनी में अंतर क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, कोई भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम मान लो हमारा फेस है, ठीक है, अब एक साइड में थोड़े से दाने दाने निकले हुए हैं, एक साइड में बिल्कुल सॉफ्ट है। अब जहां पर दाने दाने रहोगे आप बोलोगे सर जी ये खुरदरा साइड है, और जहां पर सॉफ्ट है बोलोगे सर जी चिकना साइड है ना। तो वैसे जो अंतःद्रव्य जालिका होता है, इसके एक साइड में कुछ राइबोसोम के कण, राइबोसोम जो होते हैं एक साइड में पाए जाते हैं। अर्थात जो राइबोसोम होता है वो इसी अंतःद्रव्य जालिका के एक साइड में बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए राइबोसोम पाए जाने की वजह से वो वहां के सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। जो दूसरी ओर होता है वहां पर राइबोसोम पाए ही नहीं जाते हैं। तो अब आप सोचो कि जहां पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे वो सतह चिकनी रहेगी या फिर खुरदरी रहेगी। हमारे फेस में आधा डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस साइड थोड़े से दाने दाने निकले हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर यहाँ पर खुरदुरा है, तो यहाँ पर राइबोसोम मान ले पाए जाते हैं। दूसरी साइड राइबोसोम नहीं पाई जाती, ये साइड चिकना हुआ है। ठीक है, बोलोगे सर जी ये दो भागों में तो डिवाइड करती है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, इनका काम क्या होता है? तो अंतःद्रव्य जालिका जो होता है ये कोशिका का कंकाल कहलाता है। अगर कोशिका पिचकने नहीं पाती है तो सिर्फ किसकी वजह से? अंतःद्रव्य जालिका की वजह से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर दिक्कत हो तो फिर बताइए, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें। डीएनए और आरएनए में डीएनए और माँ क्या है सर? मतलब डीएनए और माँ क्या है सर? सर फेस में रहता है क्या? नहीं नहीं, सुनो सर, वो तो हम एग्जांपल दे रहे हैं। कहने का मतलब होता है जो आरएनए होता है, सॉरी राइबोसोम जो होता है, ध्यान से देखना, जो राइबोसोम होता है वो हमारी कोशिका में ही होता है। सिंपल से जैसे हम यहाँ पर एक नॉर्मल सी कोशिका अगर बनाएंगे, एक कोशिका नॉर्मल सी बनाएंगे, इसमें अब आपको पाया जाएगा केंद्रक। ठीक है, इस कोशिका में पाया जाएगा केंद्रक, और इस केंद्रक में अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, रुको एक मिनट यहीं पर आप ऐसे रहे हो, देखो हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखो, ये वाला चित्र देखो आप, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा जो भाग दिख रहा है ये पूरा भाग, इसके आगे पूरा पूरा केंद्रक है। ठीक है, यहाँ से पूरा भाग केंद्रक है, और केंद्रक से सटा हुआ ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को कहते हैं हम अंतःद्रव्य जालिका। इस भाग को क्या कहते हैं हम? अंतःद्रव्य जालिका। अब यहाँ पर छोटे छोटे बिंदी 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 जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये छोटे छोटे जो बिंदी है ये है राइबोसोम। याद रखना ये क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम हमेशा अंतःद्रव्य जालिका की सतह से ही चिपके हुए होते हैं। अब इस साइड से यहाँ पर से देखना, आधे से इस साइड में आपके पूरे पूरे राइबोसोम चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस साइड में यहाँ पर जो निचला वाला हिस्सा है यहाँ पर राइबोसोम आपके नहीं दिख रहे हैं। अब जहाँ पर राइबोसोम नहीं होंगे वहां पर ऑटोमेटिक वहां की सतह कैसी होगी? चिकनी होगी। ठीक है, बाकी की जो सतह होती है ये खुरदरी होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है सर? ये हमारी कोशिका में ही पाया जाता है, याद रखना, फेस में नहीं पाया जाता है। फेस में तो हमारे पिंपल्स रहते हैं यार फेस में हमारे पिंपल्स रहते हैं जिसको दाने दाने निकल आते हैं ना सर। ये जो तीसरे में काम समझ नहीं आया, देखो सूर्यांश सर डीएनए और डीएनए और एमए मतलब सर पूरा पूरा लिख के भेजा करो। हमारा शरीर जो होता है कोशिकाओं से निर्मित होता है। अगर एक चिमटी मांस निकालेंगे, याद रखना, एक चिमटी अगर मांस निकालेंगे तो एक चिमटी मांस में लगभग
1 चिमटी मांस में लगभग हजारों कोशिकाएं होती हैं। हाँ, आरएनए 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 बोलो ना कि देखो आरएनए तो प्रोटीन का निर्माण काम करता है। आरएनए का जो काम होता है प्रोटीन का उसमें 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। अभी उसको डिटेल में बताएंगे, अभी धैर्य रखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। पहले आपको हम वो परिचय बता रहे हैं, पूरे चैप्टर का परिचय बता रहे हैं, उसको पहले एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर धीरे धीरे हम इसको आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे, चिंता ना करो। हम आपको बता रहे हैं क्या कि अगर हम 1 चिमटी मांस निकालेंगे अपनी शरीर से, कहीं से भी निकालेंगे, उसमें हजारों कोशिकाएं होंगी। उस हजारों कोशिकाओं में से एक कोशिका अगर निकालेंगे, उस एक कोशिका में पाया जाएगा केंद्रक, केंद्रक के अंग पाए जाएंगे, कोशिका के अंग पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, ये सारे कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं। और इन कोशिकांगों में से अंतःद्रव्य जालिका जो कोशिका होती है, ये केंद्रक से ही सटा हुआ भाग होता है। इसके आधे सिरे पर राइबोसोम पाए जाएंगे, और जहां पर राइबोसोम पाए जाएंगे वो होती है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, अर्थात इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एके गेमिंग हाय भैया, चलो ठीक है, आ जाओ सब लोग, लाइव आ जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस सतह पर ये पाई जाएगी खुरदरी, क्या बोलते हैं, राइबोसोम जहां पर पाई जाएगी वो खुरदरी रहेगी। बाकी अन्य सतह पर जहां पर है ये अंतःद्रव्य जालिका, यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, इसलिए यह होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो खुरदरी और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका हो गया। अब आगे देखते हैं, हमारा हुआ था कहां तक? ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका हो गया। अंतःद्रव्य जालिका के बाद आ जाता है गोल्जी काय। बोलोगे सर हमारे गोल्जी काय जो होता है ये हमारे शरीर में ही पाया जाता है, मतलब कोशिका में ही पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है गोल्जी काय। दूसरा अंगक है, पहला अंगक अंतःद्रव्य जालिका, दूसरा अंगक है गोल्जी काय। रिपीट करते हुए चलना और नोट करते हुए चलना। पहला अंगक है अंतःद्रव्य जालिका, इसके 2 भाग होते हैं, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। दूसरा है गोल्जी काय। गोल्जी काय हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। मान लेते हैं हम लगातार रनिंग कर रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक कहां पर होगी? आप जरा सा दिमाग लगाओ, पैरों में होगी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता। तो पैरों में ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा गोल्जी काय। ठीक है, कोई धावक, कोई भी बैडमिंटन वाला लगातार खेल रहा है, हाथ से खेल रहा होता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता सबसे ज्यादा कहां पर होगी? बोलोगे सर हाथों में होगी। तो हाथों में ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी काय। ठीक है, ये परिवहन में सहायता करता है। अगर हम लगातार बोल रहे हैं, जरा से दिमाग लगाओ, लगातार हम बोल रहे हैं, तो बोलने में हमारी एनर्जी लग रही है। सबसे ज्यादा एनर्जी का कौन खपत कर रहा है? तो बोलोगे सर जी जीभ। ठीक है, क्योंकि जीभ ना होती तो हम बोल ना पाते, और वहां जीभ में पूरे शरीर की एनर्जी खींचकर कौन ला रहा है? गोल्जी काय। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पावर हाउस कहते हैं क्या? नहीं, पावर हाउस तो इसको नहीं कहते, गोल्जी काय को पावर हाउस नहीं कहते। पावर हाउस कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। अभी आगे वो आएगा चौथे नंबर पर, माइटोकॉन्ड्रिया चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो पहला हो गया अंतःद्रव्य जालिका, दूसरा है गोल्जी काय। थर्ड देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे कोशिका के एक ऐसा अंग है, ये मतलब कि लाइसोसोम का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकांग हैं, ठीक है, जितने भी कोशिकाएं कोशिका में पाए जाने वाले सभी अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो लाइसोसोम इतना खतरनाक होता है। इसमें एक पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोले हम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। याद रखना, यहाँ पर चाहे लाइसोसोम के नीचे लिख लेना कि लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतना खतरनाक होता है, जिस भी कोशिका के संपर्क में आता है वो पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा गोल्जी काय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा? लाइसोसोम इसके पास आएगा, गोल्जी काय के पास, थोड़ा सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके ऊपर छिड़क देगा, और छिड़कने के बाद इसकी पूरी तरह से डेथ हो जाती है। ठीक है, गोल्जी काय पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम होता है हमारे शरीर की साफ सफाई का काम करता है, अर्थात ये पूरी तरह से सफाई कर्मी का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है शरीर में, कोशिका में, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना? क्लियर दिख रहा है सर पूरे शरीर में ऊर्जा क्या लिखे हो? गोल्जी काय पहुंचाता है क्या? हाँ सर, हाँ सूर्यांश,
जो हमारे शरीर में अगर कहीं ऊर्जा की खपत हो रही है, जैसे हमारे पैरों को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो पैरों को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो आप सोचो कि वहाँ तक कोई ले जाने के लिए चाहिए होता है, और जब ले जाने का काम करता है वो कौन सा होता है, गोल्जी का है। यही आदेश देता है कि ट्रांसफर मतलब कि परिवहन करने का काम गोल्जी का ही करता है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर का याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारे शरीर का ऊर्जा गृह है। अगर कहें कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। 4 कोशिकांग एक बार रिपीट करो मेरे साथ, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी का है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 4 कोशिकांग हो गए। ठीक है, अब उसके बाद 5वां कोशिकांग देखते हैं, रिक्तिका। बोलोगे सर रिक्तिका का काम क्या होता है, तो बच्चों याद रखना, जो रिक्तिका होती है ये पेड़ पौधों में बड़ी पाई जाएगी, जबकि पेड़ पौधों में बड़ी पाई जाएगी और जंतु कोशिका में छोटी पाई जाएगी। अगर पेड़ पौधों की एक कोशिका को निकालेंगे तो उसमें रिक्तिका थोड़ी सी बड़ी होती है जंतुओं की तुलना में, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका अगर पाई जाएगी तो बहुत छोटी सूक्ष्म रहेगी। जरा सा दिमाग लगाओ, आपको हमारे शरीर को ज्यादा जल की आवश्यकता होती है या फिर पेड़ पौधों की जल की आवश्यकता ज्यादा होती है? आप कहोगे सर जी सभी पेड़ पौधों की जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो जल का संग्रहण करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो जल का संग्रहण करने का काम करता है आपकी रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका क्या काम करती है, जल का संग्रहण करती है, और जल का संग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। आगे देखते हैं, रिक्तिका का काम हो गया। हमारे मतलब जंतुओं में, जंतु कोशिका में रिक्तिका थोड़ी छोटी सी पाई जाएगी, अगर पाई जाएगी तो, नहीं तो फिर रिक्तिका के ही नहीं पाई जाएगी, पूरी तरह से खत्म रहेगी। पेड़ पौधे में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। पौधों में लवक, यहाँ पर लिखा है पौधों में लवक, प्लास्टिड इन प्लांट, लवक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड इन प्लांट्स। याद रखना कि सभी पेड़ पौधों में लवक पाया जाता है। बोलोगे सर लवक क्या है, तो लवक बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, तीसरा है हरित लवक। कौन कौन सा, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक याद रखना, ये रंग पहुंचाने का, रंग देने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक मिस्टेक हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि साफ सफाई का काम कौन करता है, लाइसोसोम। ठीक है, साफ सफाई का काम करता है, कोशिका की साफ सफाई का काम करता है लाइसोसोम। आगे देखना, पौधों में लवक, जो पौधों में लवक होता है 3 प्रकार से होता है, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। वर्णी लवक रंग प्रदान करेगा, जैसे पुष्प का रंग, फल का रंग, अलग अलग रंग के होते हैं, लाल होंगे, पीले होंगे, हरे होंगे, है ना। तो सभी फल का रंग कौन प्रदान करता है, वर्णी लवक। ठीक है, याद रखना। और दूसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होता है वो पौधों की जड़ों में पाया जाएगा, और वो क्या करता है, भोजन का संग्रहण करने का काम करता है। जैसे आप देखते हो कि गंजी, आलू, ये सब के सब रंगहीन होते हैं, इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता, सफेद सफेद दिखाई देते हैं, है ना। तो उसमें भोजन का संग्रहण करने का काम करता है अवर्णी लवक। तीसरा है हरित लवक। हरित लवक पौधों में पाए जाने वाले एक मुख्य लवक है, जिसकी वजह से भोजन का निर्माण होता है। अभी इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट आपको पूरा इस चैप्टर का जो मतलब मुख्य पॉइंट है उनको हम एक जगह एकत्रित किए हैं। अभी एक एक करके हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जंतु में तारक काय। यहाँ पर क्या लिखा है, पौधों में लवक, दूसरा है जंतु में तारक काय। जो जंतु होते हैं उन सब में तारक काय पाया जाता है। बोलोगे सर तारक काय क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रोसोम। एक कोशिकांग ये भी है, और ये मुख्यतः काम करता है कि सभी जंतुओं में जो कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका का अगर निर्माण हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, तारक काय की वजह से। ठीक है, तारक काय की वजह से एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपका तारक काय। और ये तारक काय पाया किसमें जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। बोलोगे सर एक मन में डाउट है, और डाउट क्या है कि जब जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कर रहा है कौन सा, तारक काय, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो वहां पर नोट करके लिख लेना चाहिए कहीं भी कि सभी पेड़ पौधों में सेल प्लेट, क्या बोले हम, सेल प्लेट, याद रखना सेल प्लेट, हिंदी में भी लिख लेना और इंग्लिश में भी लिख लेना, सेल प्लेट। सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है।
अगर उसमें सेल प्लेट पाई जाती है तो कोशिका विभाजन होगा, सेल प्लेट नहीं पाई जाती तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए? नोट कर लिए तो एक बार करो जल्दी से। अगर नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़े, फिर इसके बाद आगे बढ़े। अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है कोशिका के बारे में मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य। नोट कर लिए ना? आगे बढ़े, एक बार ओके कर दो, थंबनेल करो, थंब करो, आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु, इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यहाँ पर है। सर अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक होता है सूर्यांश, अवर्णी लवक होता है। वर्णी और अवर्णी लवक याद रखना। लवक हमारे शरीर में 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी हमारे शरीर में करें, सभी पेड़ पौधों में लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णी, मतलब वर्ण मतलब होता है रंग, रंग प्रदान करने वाला लवक को हम वर्णी लवक कहते हैं। दूसरा होता है अवर्णी लवक, मतलब जो रंगहीन होता है, वो रंग प्रदान नहीं करेगा, पौधों की जड़ों में पाया जाएगा, भोजन का स्टोर करता है, संग्रहण करने का काम करता है। ठीक है। तीसरा है हरित लवक। हरित लवक का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अवर्णी लवक फिर से बता दिए सूर्यांश, कोई दिक्कत है? अब लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। वर्णी लवक रंग प्रदान करेगा, फिर से बता दे रहे, वर्णी लवक रंग प्रदान करेगा। अवर्णी लवक वो रंगहीन होता है, पौधों की जड़ों में पाया जाएगा, भोजन का स्टोर करता है, संग्रहण करता है। ठीक है। जो वर्णी लवक होता है रंग देने वाला, वो पौधों का रंग प्रदान करेगा, जैसे फलों का रंग प्रदान करना, फूलों का रंग प्रदान करना। फूल कई कलर के होते हैं तो कौन का रंग प्रदान करता है? वर्णी लवक। कोई दिक्कत? फल कई रंग के होते हैं, पीले भी होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हो गया ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुख्य पॉइंट है इस चैप्टर के, महत्वपूर्ण पॉइंट, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट आपको उम्मीद है कि यहाँ पर समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए जो हमारे पूरे चैप्टर का है महत्वपूर्ण पॉइंट, ये इसी कुछ पॉइंट में पूरा आधारित है। आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं। यहाँ पर याद रखना कि सूक्ष्म कोशिकाओं नहीं, सूक्ष्म संरचना के बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी जीव एक सूक्ष्म संरचना के बने होते हैं, जिसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, फिर से रिपीट करते रहे, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है और जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। याद रखना, कोशिका जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका। सेकेंड पॉइंट है, सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। ओके। थर्ड देखते हैं, कोशिका के आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर कि कोशिका के, अगर हम मान लेते हैं कि कोशिका के बारे में हमें अध्ययन करना है, कोशिका के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है, कोशिका के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो जो अध्ययन करेंगे तो हम क्या क्या चीज अध्ययन करेंगे? सबसे पहले बाहर से जो दिखाई देता है, मतलब उसकी संरचना, बनावट, कोशिका की जो बाहर होती है वो आकार कैसे दिखाई दे रहा है, उसकी आकृति कैसी है, बड़ी है कि छोटी है कि लंबी है कि मोटी है कि पतली है, किस तरह दिखाई देता है, वो बाहर वो आकार के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला। उसके बाद जब उसको अंदर घुसेंगे, चीर फाड़ेंगे, तो देखेंगे संगठन, संगठन देखेंगे। और संगठन में हम अध्ययन क्या करते हैं, वो कोशिका जो होती है बनी किसकी होती है, क्या क्या चीज उसमें मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल देता आपको बता दें कि हमारा शरीर
बाहर से दिखाई देता है कि हमारे पास 2 पैर है, 2 हाथ है ना, 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, लेकिन अंदर से क्या क्या भरा है ये जब तक चीरेंगे फाड़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। वैसे सेम कोशिका क्या है, अगर हम कोशिका को बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से दिखाई देने वाली कोशिका, उसकी आकृति अगर बड़ी रहेगी तो वो आकार है, वो गोल है कि चपटी है कि किस हिसाब से वो आकृति कहलाएगी, ये बाहरी संरचना हो गई। अब संगठन देखेंगे कि हमारी कोशिका बनी किसकी होती है। वो जो कोशिका होगी, या तो याद रखना बच्चों, उस कोशिका में अंदर पाए जाते हैं कोशिकांग, कोशिकांग का अध्ययन करते हैं। कोशिका के अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं। कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक का अध्ययन करते हैं। केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। तो वो संगठन जो कोशिका होता है वो बन किसका होता है, तो 3 पॉइंट याद रखना। किसी भी हम कोशिका साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में 3 चीज का अध्ययन करते हैं, कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति, कोशिका का संगठन। इन तीनों का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा आपका साइटोलॉजी या फिर सेल विज्ञान, ठीक है, या कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। हम कोशिका कोशिका तो बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार कोशिका कोशिका रिपीट कर रहे हैं, तो कोशिका की खोज की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सर आकार और आकृति में क्या डिफरेंस है? तो आकार देखो, सौर आकार देखना बाबू ध्यान से। अगर हम बात करेंगे कि एक कोशिका यहाँ पर इतनी, एक गोला है, यहाँ पर आपको गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक गोला यहाँ पर आपको छोटा दिखाई दे रहा है। इन दोनों का आकार, इन दोनों की जो आकृति, याद रखना आकृति, आकृति दोनों की गोल है। कैसा है? गोल। इसकी भी आकृति गोल है, इसकी भी आकृति गोल है, कहते ना गोलाकार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों की आकृति कैसी है? गोल आकृति है। अब हम बात करेंगे आकार की। अब आकार में देखो ये बड़ा है कि छोटा है। आकार में हमेशा यही दर्शाता है कि कोई वस्तु बड़ा है कि छोटा है कि कैसे दिख रहा है। तो बड़ा और छोटा दिखाएगा आकार, जबकि आकृति, वो आकृति टेढ़ी मेढ़ी है या चपटी है, ये किस प्रकार की दिखाई देती है, वो आपकी आकृति कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, क्लियर है? ब्लर दिख रहा है? फिर से देखो, क्लियर दिखा? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो। वैसे साफ तो दिख रहा है, सर साफ तो दिख रहा है भैया। हम आपको बता दे रहे हैं ना, थोड़ा सा आप नोट भी कर लीजिए। आकार और आकृति में डिफरेंस क्या होता है? आकार हमेशा निर्भर करता है उसकी शेप पर, ठीक है, कि कोई कोशिका बड़ा है कि छोटा है, या कोई भी वस्तु बड़ी है या छोटी है। बड़ी और छोटी अगर बताएगा तो वो आकार है, जबकि आकृति दिखाएगा कि वो वस्तु, यहाँ पर गोला गोला दोनों है, गोलाकार है। हम दोनों वस्तु की आकृति चेंज कर रहे हैं। देखो ये हो गई आकृति, देखो यहाँ पर ये आपको गोला गोला दिख रहा है, ये आपको चौकोर दिख रहा है। इसकी आकृति कैसी है? चौकोर है। इसकी आकृति कैसी है? गोल है। इन दोनों की आकृति में अंतर है कि नहीं? आकार की बात करेंगे कि दोनों को बराबर है, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आकार हमेशा डिपेंड करता है छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा पे डिपेंड करता है, जबकि आकृति हमेशा डिपेंड करती है कि उसकी बनावट कैसे, क्षेत्रफल कैसे, कितना घिर रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल सिकुड़ कर गोल हो गया है, इसका क्षेत्रफल चौकोर टाइप में दिख रहा है। क्लियर है? सॉरी क्लियर है? एक बार थंब ओके कर दो तो हम आगे बढ़े। आकार और आकृति में अंतर समझ में आया आपको? सर मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हाँ, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे देखना, यहाँ पर अगला पॉइंट ही है कि कोशिका की खोज की बात आती है तो सर्वप्रथम याद रखना, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। बोलोगे सर वो मृत कैसे थी, ये कैसे पता चला उनको? तो याद रखना बच्चों, किसी भी कोशिका में अगर, किसी भी कोशिका में कोई भी अगर जीवित और मृत पदार्थ है तो वो है कोशिकांग, सॉरी जीव द्रव्य कहलाता है। रॉबर्ट हुक क्या किए थे? वो गए थे एक पेड़ के पास गए थे, वहां पर देखे कि उनकी जो पेड़ की जो छाल होती है,
एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका, यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर, अगला पॉइंट पर देखो, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अभी इसको बताते हैं, पहले इनकी कहानी सुन लो कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कैसे किए थे, क्योंकि रॉबर्ट हुक के बारे में कभी कभी पूछ भी लेता है कि मृत कोशिका की खोज किसने, कहां और कब की थी। मृत कोशिका की खोज किसने, कब और कहां की थी, उन्हीं की कहानी है ये। हाँ ठीक है, कार्क की एक सेल होती है, कार्क की सेल होती है जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, वही तो बता रहे, पहले ध्यान से देख तो लो, पहले ध्यान से देख तो लो, फिर उसके बाद बोलना, ठीक है। देखिए, जो हमारी कोशिका होती है, हमारी कोशिका ने पहले तो खोज किए थे वो प्लांट कोशिका की। रॉबर्ट हुक एक पेड़ पौधे के पास गए, उसके पास देखे कि जो उसकी छाल होती है, बाहर की छाल, वो थोड़े से सूख गई थी, जैसे बबूल की छाल होती है, महुआ की छाल होती है, महुआ की छाल होती है और बबूल की छाल होती है। इनकी छाल आपने ध्यान से देखा होगा कि बाहर जो सूखी हुई रहती है। अब ये सूखी हुई छाल को उन्होंने, उस छाल को कहते हैं कार्क, याद रखना उस छाल को क्या कहते हैं हम, कार्क। उसको लेकर आए अपनी लैब में, और लैब में आए उसकी बनाए स्लाइड, ठीक है, बहुत पतली पतली स्लाइड बनाए, और स्लाइड बनाने के बाद उसको अपने से निर्मित, उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का भी निर्माण किया था। अपने से निर्मित सूक्ष्मदर्शी के अंदर उस कोशिका का अध्ययन करने लगे। जब उस कोशिका का अध्ययन करने लगे, जब उस कोशिका का अध्ययन करने लगे, तो वो कोशिका, एक मिनट रुकिए, ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो रॉबर्ट हुक जो थे उस कोशिका का अध्ययन करने लगे, उस स्लाइड बनाकर कोशिका का अध्ययन करने लगे, तो उसमें देखा कि वो जो संरचना, उसकी बनावट थी, उसकी जो संरचना और बनावट थी, वो कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उसको दिख रही थी। रॉबर्ट हुक को कैसी संरचना दिख रही थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उनको दिखाई दे रही थी। तो उस समय उन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते जैसी जो संरचना दिख रही थी, इसका नाम दे दिया सेलुला। क्या नाम दे दिया, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उनको दिखाई दी उस कार्क की कोशिका में, उसका नाम दे दिया सेलुला। याद रहेगा, सेलुला नाम दे दिया। कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, उस सेलुला से को चेंज करके रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस सेलुला, वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था हमको, मतलब कि थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा था, सेलुला, ठीक है, उसको चेंज करके छोटा कर दिया, सेल में रख दिया। सेलुला को चेंज करके क्या कर दिया, सेल। कोई दिक्कत है, आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। उस समय 1665 ईस्वी में उस सेल का नाम दे दिया सेलुला। फिर धीरे धीरे कुछ साल बाद उस सेलुला को अपडेट करके छोटा नाम दे दिया सेल, कोशिका। क्योंकि रॉबर्ट हुक विदेशी वैज्ञानिक थे, विदेश में पाए जाते हैं, वो रहते हैं, और विदेशों में एक चीज कहते हैं, हाँ, सेल ही, सेल। विदेशों में उस जो जेल होती है, उस जेल को कहते हैं हम सेल। मतलब विदेशों में जो वहाँ की पुलिस होती है, उस जेल को कहते हैं सेल। तो उस सेल के नाम पर सेलुलस को रख दिया सेल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका अर्थात जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कहां पर खोज की थी, इनकी भी एक स्टोरी है। ये क्या किए, एक बार ये किसी तालाब के पास गए और उस तालाब से कुछ जल लेकर आए, तालाब के कुछ मिट्टी सहित जल लेकर अपनी लैब में लेकर आए, और लैब में लाए तो उसमें से एक बूंद जल उसमें स्लाइड में रखकर उसका अध्ययन करने लगे। ठीक है, अध्ययन करते हैं तो उन्होंने पाया कि इस स्लाइड में कुछ जीव ऐसे तो जो कि मूवमेंट कर रहे थे, मतलब हिल डुल रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तो थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे थे। तो वहां पर देखा कि ये जीव जो है वो एक कोशिका की बनी हुई है, जो जीव थी वो एक कोशिका की बनी हुई थी। तो उन्होंने वहां पर खोज किया था कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद रखना, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की थी,
रॉबर्ट हुक ने। नोट करते हुए चलिएगा। सर डाटा बता दीजिए, डेट बता दीजिए। 1700 किसकी डेट बता दें, किसकी डेट बता दें भैया? किसकी डेट बता दें? एक मिनट। केबल है क्या कहते हैं? लाइव चलता है। सी केबल है, अंदर है अंदर। हाँ तो ठीक है, आइए लाइन आप लोग आ जाइए यहाँ पर देखिएगा। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका की अर्थात जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। अच्छा यही पूछ रहे थे क्या कि इसको इसकी खोज कब हुई थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। तो याद रखना इसको 1674 ईस्वी में। किसने? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी, जबकि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज हुई थी और 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज हुई थी। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य सॉल जेल स्थिति में होता है। यहाँ पर याद रखना कि जो भी कोशिका में पाए जाने वाला जीवित पदार्थ होता है, जीवित पदार्थ वो होता है जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य किस स्थिति में रहता है? सॉल जेल, जेल की स्थिति में रहता है। अर्थात आप लोग जेल अगर जानते हो तो आपको बता दे रहे हैं, ना जानते हो तो जैसे एक हेयर में लगाने वाला जेल होता है, आप लोग सब लोग देखे होंगे, हेयर में लगाने वाला जेल होता है। 1675 नहीं 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी, हुई थी। सर डेट मार पूछो, शून्य साल पूछो। अरे साल नहीं, मतलब ईयर होता है, सूर्यांश ईयर होता है। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज हुई थी। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज हुई थी। जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। आगे देखो, नेक्स्ट इसी पर अटके पड़े रहोगे भी। हाँ जेल, जेल देखे हो ना आप लोग? तो कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है वो कुछ जेल के रूप में होता है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, ताकि वो थोड़ा पिघले ना, मतलब कि बिल्कुल तरल अवस्था में भी नहीं होता है और ना तो पूरी तरह से ठोस होता है। किस अवस्था में होता है? जो जीव द्रव्य होता है वो जेल की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीव द्रव्य फिर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जो जीव द्रव्य होता है वो किसका किसका बना होता है? तो याद रखना जो जीव द्रव्य होता है उसमें बना किसका होता है? जल। सर्वप्रथम उसमें जल पाया जाएगा और आयन पाया जाएगा और नमक पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या क्या आपको बताएं? जल पाया जाएगा, आयन पाया जाएगा और नमक पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है? दूसरे कार्बनिक पदार्थ। क्या पाया जाता है? दूसरे कार्बनिक पदार्थ, जैसे क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन। 4-5 चीज याद रखना कि हमारे जो जीव द्रव्य होता है उसमें क्या क्या चीज पाया जाएगा? जल तो पाया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा जेल टाइप में होता है, जल जरूर पाया जाएगा। आयन पाया जाएगा। बोलोगे सर जी आयन क्या है? आयन याद रखना ये कि इलेक्ट्रॉन टाइप में होता है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ एलोवेरा, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल। हाँ वही बता रहे हैं, आयन 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 ही बता रहे हैं। देखिए जो आयन होता है ये, जैसे आप जानते हो ना कि सोडियम आयन, सोडियम मतलब Na+, अगर Na मतलब कि कोई भी तत्व है उसके ऊपर कोई प्लस या फिर माइनस लगा है तो हम उसको कहते हैं आयन। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, पॉजिटिव का मतलब होता है कि आयन। ठीक है, कोई दिक्कत?
सूर्यांश कोई दिक्कत है? अगर जो सोडियम होता है यहाँ पर ना, जो नमक होता है, नमक, नमक का सूत्र आप लोग जानते हो, NaCl, NaCl, Na पॉजिटिव में होता है, Cl हमेशा निगेटिव में होता है। Na पॉजिटिव में होगा, Cl निगेटिव में होगा। जो इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव लगता है इसी को हम कहते हैं आयन। पॉजिटिव और निगेटिव जो लगता है इसी को कहते हैं हम आयन। ठीक है, हाँ हाँ सॉरी, समझ में आया। पॉजिटिव और निगेटिव होता है इसी को कहते हैं हम आयन। आगे देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म होता है या फिर जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में आप लोग समझ में आया कि जल से बना होता है, आयन से बना होता है, नमक से बना होता है, मतलब कि उसी जीव द्रव्य में नमक भी पाया जाएगा, NaCl, और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, और जैसे वसा, न्यूक्लिक अम्ल, और अन्य कुछ विटामिन भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य विटामिन भी उसमें पाए जाते हैं। जो उसकी अवस्था होती है वो आयन है क्या? नहीं, आयन की अवस्था आयन नहीं है। आयन का मतलब आपको बताया ना कि जैसे Na होता है, Na पॉजिटिव में होता है, Na के ऊपर प्लस लगा होता है, जबकि Cl के ऊपर निगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर। समझ में नहीं आ रहा एक बार में? उसके ऊपर कोई भी तत्व अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो वो आयन है, वो आयन का दर्शाता है। आगे देखो, प्रोटोप्लाज्म में जल, आयन और नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और कुछ विटामिन उसमें पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण, इसको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर हम डबल स्टार बना दे रहे हैं इसको। कोशिका सिद्धांत जो दिए थे, इसका प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे, कोशिका सिद्धांत को दिए थे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान दिए थे। समझ में नहीं आया था? ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? अरे पागल, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ से आ गया? H2SO4 होता है। ठीक है, समझ रहे? यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल एक न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA के रूप में रहता है। हमारी कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA के रूप में रहता है। दो ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं हमारे शरीर में। आगे देखते हैं, कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने तीन नियम दिए थे। सर्वप्रथम पहला नियम, सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। पहला सिद्धांत क्या है कि जितने भी जीव हैं वो सब के सब, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब के सब किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है या फिर मूलभूत इकाई है। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो जीवन की मौलिक इकाई हैं। समझ में आया? अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर से रिपीट करते रहें, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। कोशिका जीवन की पहली बात तो पहले याद रखना, सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है या फिर मौलिक इकाई है। तीसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा हुई होती हैं। अर्थात जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब के सब पहले से ही एक कोशिका से ही बनी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक ही बार में। यहाँ पर मान लेते कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोई कोशिका है, इसमें होगा कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन होगा कि ये दो भागों में बटेगी। पहले ये थोड़ा सा बड़ी होगी और धीरे धीरे बीच से ये डिवाइड होकर यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो भागों में ये बट जाएगी। अब ये जब दो भागों में बट जाएगी तो आप सोचो ये कोशिका रहेगी कि मिट जाएगी? ये कोशिका मिट जाएगी। ठीक है, ये कोशिका मिट जाएगी, और मिटने के बाद ये ही कोशिका दो भागों में डिवाइड हो गई है। अब आप सोचो,
अब ये कोशिका फिर से विभाजन करेगी, 2 भागों में ये फिर बट गई, 1 2। इधर से ये कोशिका विभाजन करेगी, 1 2, 2 भागों में बट गई। टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई? 4 कोशिका। सर मुझे लगा NaCl होता है। NaCl तो हाँ वही बता रहे। अरे पागल सौर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। फिर से रिपीट करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। NaCl तो नमक का होता है, जो साधारण नमक होता है वो NaCl होता है। ठीक है, आगे देखो, ये कोशिका 2 भागों में डिवाइड हुई, एक भाग यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। फिर से ये कोशिका विभाजित होकर एक कोशिका यहाँ पर हो गई, एक कोशिका यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर याद रखना, इसके पहले ये कोशिका थी और इसके पहले ये कोशिका थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इस कोशिका का, ये जो दूसरी कोशिका है, इस कोशिका का निर्माण किससे हुआ? इसके पहले पूर्व कोशिका से हुआ है। इसके पहले वाली कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हुआ है। ठीक है, समझ में आया? फिर से आगे देखो, और इस कोशिका का निर्माण यहाँ पर जो फोर्थ वाली कोशिका है, इस कोशिका का निर्माण इसके पहले वाली कोशिका से हुआ है और इस कोशिका का निर्माण इस कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो यही वही यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा हुई होती हैं या फिर पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनी हुई होती हैं। अगला देखते हैं, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर। वायरस जो होता है, फोर्थ पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अपवाद इसको क्या कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि सजीवों के लक्षण अभी आपको पता है, श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, सारा काम करता है। ठीक है, सजीवों के लक्षण है। निर्जीव के कौन से लक्षण होते हैं? ऐसा जीव, मतलब कि ऐसी वस्तु जो न तो श्वसन करे, न तो उत्सर्जन करे, न तो पाचन करे, न अवशोषण करे, ये सारे काम कुछ भी नहीं करती हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं निर्जीव। और जो वस्तु में इन सारे काम को करेगी, श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, इन सभी जीवों को हम सजीव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं निर्जीव, पहले रहेगा निर्जीव, ओके, दूसरा रहेगा सजीव। सजीव, निर्जीव और सजीव, इन दोनों में तो अंतर आप लोगों को पता होगा। अगर निर्जीव है कि न तो भोजन करेगी, न तो अवशोषण करेगी, न तो श्वसन करेगी, न तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, न तो भोजन की आवश्यकता होगी, इन सब की आवश्यकता निर्जीवों को नहीं होती है। सर मुझे लगा NaCl होता है। सर कोशिका विभाजन यही है। हाँ, कोशिका विभाजन जो होता है सौर्य, वो एक कोशिका 2 भागों में डिवाइड होगी। यहाँ पर जैसे बना है, एक कोशिका है 2 भागों में डिवाइड हो गई, कोशिका विभाजित हो गई। फिर से अगली कोशिका, यही कोशिका फिर से 2 भागों में डिवाइड हो गई, अगली कोशिका बन गई। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो गए, कोशिका विभाजन हो गया। आगे माइनस होता है वो ही उसका आयन होता है ना? हाँ 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 सर, जो प्लस और माइनस होता है सूर्यांश, जो प्लस और माइनस होता है वही उसका आयन होता है। ठीक है, अब चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयन हो, वो पॉजिटिव और निगेटिव वही उसका आयन होता है, कोई सभी पदार्थ हो। जैसे NaCl आपकी अभी आपको बताएं कि Na में पॉजिटिव आयन रहेगा, जबकि Cl में निगेटिव आयन रहेगा। हाइड्रोजन है तो उस पर पॉजिटिव आयन होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाला पॉइंट है, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। एक निर्जीव होता है, एक होता है सजीव। निर्जीव ऐसे जीव को कहते हैं, ऐसे वस्तु को कहते हैं जिसमें न तो श्वसन होगा, न तो उत्सर्जन होगा, न पाचन होगा, श्वसन अवशोषण कुछ भी नहीं होता है, तो उनको हम निर्जीव कहते हैं। जिनमें सारी प्रक्रिया होगी उनको हम सजीव कहते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है यहाँ पर कि जो वायरस होता है, ये अगर कहीं भी स्वच्छंद अवस्था में पाया जाता है, किसी भी स्थान पर पाया जाता है, तो ये निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। अर्थात बाहर रहेगा, किसी भी मनुष्य मतलब जीव के शरीर से बाहर रहेगा तो वो निर्जीव है। अगर किसी शरीर के अंदर आ जाता है तो वो सजीव है। वायरस किसी निर्जीव के अंदर रहता है, किसी निर्जीव पर रहेगा तो वायरस खुद ही निर्जीव है,
वो सजीवों के उसमें गुण नहीं है। लेकिन जैसे किसी सजीव के संपर्क में आएगा, एंट्री करेगा किसी के बॉडी में, तो वो ऑटोमेटिक भी सजीव हो जाता है। इसलिए वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा गया है। वायरस, वायरस मतलब होता है विषाणु। वायरस मतलब बच्चों क्या होता है? विषाणु। इंग्लिश वर्ड है वायरस और हिंदी वर्ड है विषाणु। जो विषाणु होता है ये किसी भी नियम का पालन नहीं करता है, किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता है। न तो कोशिका सिद्धांत का पालन करेगा और ना ही किसी सिद्धांत का ये पालन करता है। इसीलिए हम इसको, इस वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी, ठीक है, लिख लेना, बीच की कड़ी कहते हैं इसको। अगर वायरस किसी सजीव के संपर्क में आता है, किसी भी सजीव के संपर्क में आता है, तो सजीव जैसा भेदभाव करेगा, मतलब कि सजीव जैसा काम करेगा। किसी निर्जीव के संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिक वो निर्जीव हो जाता है। आप सब लोग देखे होंगे कि कोरोना वायरस नाम सुने होंगे, उसके बारे में सुने भी होंगे। विषाणु हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं क्या सर? नहीं, विषाणु हेल्थ के लिए, वायरस कोई भी वायरस होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी वायरस होता है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर वो हमारे शरीर में एंट्री करिए तो हमें रोगी बना देगा। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस नाम सुने हैं। कोरोना वायरस क्या था? वो कुछ भी नहीं था, एक कण था, सूक्ष्म कण, ठीक है। जैसे कोई रेत का कण होता है, धूल का कण होता है, वो समझ लो धूल का कण की जैसा ही था। हमारे शरीर में एंट्री किया किस माध्यम में? वायु के माध्यम से, ठीक है। वायु के माध्यम से एंट्री करता है तो सर्वप्रथम हमारे इफेक्ट करता है हमारे शरीर में फेफड़ा को। और फेफड़ा को क्यों इन्फेक्ट करता है? क्योंकि आप जानते हो कि श्वसन मार्ग में जाता है तो फेफड़े में जाता है, अगर भोजन के द्वारा जाता है तो पेट में जाता है, ठीक है। सभी वायरस जो होते हैं वो श्वसन मार्ग में गए और जब अंदर गए तो धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। सभी वायरस कोष का विभाजन करने लगे, लगातार कोष के विभाजन करते गए। एक समय ऐसा आया जो हमारे फेफड़े में पाई जाती है वायु कोष्ठक, जहाँ भी वायु को एकत्रित रहता है उसे हम वायु कोष्ठक कहते हैं। वहां पर जैसे पहुंचा वो वहां लगातार विभाजन करता गया। वायु कोष्ठक में पाई जाती है नली, उन नली को ये धीरे धीरे भाट गई, ठीक है। जब वो नली इन वायरस की वजह से भट गई तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और लास्ट 14 दिन में ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वायरस लगातार कोष का विभाजन करता है तो लास्ट 14 दिन में उसके लक्षण वहां पर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। वो सर्वप्रथम हमारे इफेक्ट करता है किसके? हमारे फेफड़े को, और फेफड़े को इन्फेक्ट करेगा तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वायरस, आप जरा सा दिमाग लगाओ कि जब तक बाहर था, किसी भी प्लास्टिक के टच में था, किसी भी कपड़े के टच में था, स्टील के टच में था, अधिकतम उसकी वैलिडिटी, जीवन उसका बता दें तो अधिकतम 4 दिन थी। अगर 4 दिन तक उसको कोई भी न टच करे तब तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था वायरस। जब कोरोना वायरस आया था तो एक व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था, उसको घर से एकदम अलग कर दिए थे। क्यों 4 दिन के लिए अलग, 14 दिन के लिए अलग किए थे? क्योंकि सब लोग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज किया था कि कोई भी वायरस अगर वो अपना प्रभाव दिखाता है तो 14 दिन के अंदर ही उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। सांस लेने में तकलीफ होगी, बुखार आएगा, जुकाम आएगा, खांसी आएगी, ये सारी प्रॉब्लम उसमें दिखाई देने लगती है। फिर धीरे धीरे जब 14 दिन के बाद हो गया तब समझ में आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब उनको घर में ले आते हैं। और कोई भी वायरस होता है, जो कोरोना वायरस था, वो उसकी अधिकतम वैलिडिटी 4 दिन की थी। 4 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक डेथ हो जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना सर। सर ये कोष की होता है? हाँ, एक कोष की, यूनिसेलुलर होते हैं। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया सब के सब कैसे एक कोष की होते हैं, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक कोष की होती है। बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा, वायरस में केंद्रक झिल्ली ही नहीं पाया जाता है, उसमें भी वैसे ही रहता है, वो निर्जीव रहता है। आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो फिर बताना। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलना, नोट भी कर लेना। एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर आ रही है इमेज, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है।
इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। इस वायरस को जब भी निर्जीव के संपर्क में आएगा तो निर्जीव हो जाएगा, सजीव के संपर्क में आएगा तो सजीव हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच की कड़ी आपको वायरस को कहा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सॉरी। हेलो 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 शिवम पाल जी, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से प्रश्न पूछ लो, नहीं फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछ लो अगर कोई दिक्कत हो तो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। समझ में आ गया है तो डन करो एक बार। समझ में आ गया तो एक बार डन कर दो। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं आगे। ओके ठीक है सर। सूर्यांश आपको क्लियर है? सूर्यांश आपको सब क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लिए हो ना सब लोग? नोट करते चला, नहीं तो हम ग्रुप में इसका पीडीएफ जो भेज देंगे। इसका जो टेंशन ना लेना, इसमें जो ग्रुप है आपका, अपने क्लास का जो ग्रुप है, उस क्लास में हम इसका जो नोट्स भेज देंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और लाइव क्लास अटेंड करते रहिए। कल भी आएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया है, लगभग समथिंग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है क्या? क्लियर है? ठीक है, अब देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि अब हम जो कोशिका के बारे में है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनके बारे में हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, ये रही आपकी पादप कोशिका और ये रही आपकी जंतु कोशिका। इन दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कल आपका 9 बजे से क्लास 7 बजे से क्लास शुरू होगी। और यहाँ पर याद रखना कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है, ये भी कल बताया जाएगा। और साथ ही साथ बताया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। सब नोट करते हुए चलना, जिससे कि आपका एक भी डाउट दिमाग में ना रहे, सबका सब क्लियर होता रहे। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे हम कोशिका का आकार और आकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट करते हुए चलना, बस नोट करते हुए चलोगे तो फिर आपका कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी तो हम नोट कराते ही रहेंगे। वो पीडीएफ भेज देंगे क्लास में, ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग देख लेना, उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सूर्यांश नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? सूर्यांश नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? सूर्यांश हो कि गए? चलिए ठीक है सर, अब हम कल शुरू करते हैं। ठीक है, 7 बजे से क्लास है। कल मिलते हैं 7 बजे। ठीक है,
टेक केयर, बाय बाय, टाटा। लगता है आ गया सर। कहाँ अभी आ गया, वो तो दिख ही नहीं रहा है। 3 लोग लाइव दिख रहे हैं अभी, 3-4 लोग। आप लोग डेली आइएगा, जिससे कि आपका एक एक डाउट, वैसे ये वीडियो जो है ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा आपको एडिट करके, ठीक है। हाँ है तो सब सूर्यांश जी है। चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे 7 बजे। तैयार रहना, 7 बजे फिर से बोलते रहना, तैयार रहना, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट अब जल्दी से पहुँचेगा आपके पास। 7 बजे तैयार रहना, 7 बजे फिर से बोलते रहना, तैयार रहना, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट अब जल्दी से पहुँचेगा आपके पास। तन्नू सर आ गया, ठीक है भैया, बाय बाय, नमस्ते 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 बच्चों। वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, ओ तेरी, तनु जी की मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गई थी। राम राम गुरुदेव, राम राम भैया, शिवम पाल जी, राम राम, राम राम गुरुदेव, राम राम भैया, शिवम पाल जी, राम राम, राम राम। चलिए ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है सूर्यांश, कल मिलेंगे, ओके। ठीक है सूर्यांश। वैसे 1 घंटा 46 मिनट हो गए।